ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज करने वाले हैं, ये तो हम सबको पता था, मार्केट को भी हमारे पता था। जो सबको पता है वो स्टॉक मार्केट को भी पता है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट को पता है वो सबको नहीं पता है। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होता है ऐसी सिचुएशन से, लेकिन चलता है अपने फंडामेंटल से। सो टैरिफ्स हो, वॉर्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक साइकिल हो, इन सब के चक्कर में समय ना गंवाएं, मार्केट को अपना दोस्त बनाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो ट्रंप साहब ने भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स पे, किन किन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट हो सकते हैं, बिना इसके बारे में जाने अगर हम कूद पड़ेंगे इस डिस्कशन में कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो लगा दिए, मार्केट तो भरभरा कर गिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम आएंगे पैनिक में और हम क्या करने की कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे अपने स्टॉक्स को सेल करने की। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती यही होती है जो कि हम इन्वेस्टर्स जनरली करते हैं। हमें पता करना होगा, एटलीस्ट बेसिक्स पता करना होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या है, और साथ ही साथ हमें ये पता करना होगा कि किन किन प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ्स है और कहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हमें यही नहीं पता है तो फिर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं। ठीक, ये जो रिसेंटली हमने यहाँ पे पोस्ट डाला था, उस पोस्ट को आप भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट के बारे में एक्चुअल में मार्केट को ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। हम सब एनालिसिस कर सकते हैं, हम सब ये बता सकते हैं कि मार्केट इतने के ऊपर जा सकता है, मार्केट इतने के नीचे सपोर्ट मिल सकता है उसको, लेकिन मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे है, मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये मार्केट को ही पता होता है। ठीक है, तो इस तरह की मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ अपने पोस्ट्स में, कम्युनिटी पोस्ट में। तो हमारा जो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चल सकते हैं इसको। ठीक, चलिए अब यहाँ पे निफ्टी 50 पे अगर हम ध्यान दें तो निफ्टी 50 में मार्केट को पता था कि ये 23,800 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और पिछले कई दिनों से यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बखूबी निभाते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट द्वारा। यहाँ पे आरएसआई लेवल्स देखें तो आरएसआई को पता था कि आरएसआई लेवल 70 के आसपास है, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन होता है, और ओवरसोल्ड जोन में जब जब मार्केट जाता है तब तब मार्केट में करेक्शन होती है, यानी कि आपको एक गिरावट देखने को मिलती है। अब ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे देखें तो करंटली आपको मार्केट का जो आरएसआई है, यानी कि निफ्टी 50 का आरएसआई है, वो 52-53 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपको देखने को मिला था, इस पॉइंट पे भी आपको देखने को मिला था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो बेसिकली यहाँ पे कहें तो 50 के आसपास का जो आरएसआई है वो ना तो ओवरसोल्ड जोन है ना तो ओवरबॉट जोन है। ये एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे हम देख रहे हैं। इसको अगर हम कर दें यहाँ पे एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे तो बातें और रिफाइन हो जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई लेवल्स अभी 50 के आसपास तो है, लेकिन ये एक ओवरबॉट जोन में नहीं है, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ सेकंड पहले आई थिंक हमने ओवरबॉट को ओवरसोल्ड कहा था। तो बेसिकली जब मार्केट का आरएसआई जो है ये 70 के आसपास होता है तो इसको हम ओवरबॉट जोन कहते हैं, ओवरसोल्ड जोन नहीं करते हैं। जब भी ओवरबॉट जोन में होता है तो वहां से हम मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, कभी कभी हमसे भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो आई थिंक उसको आप समझेंगे और उसको इग्नोर करेंगे। सो मार्केट अभी एक तरह से देखें तो एक रेंज बना चुका है, एक चैनल बना चुका, और इसके नीचे ब्रेकडाउन या इसके ऊपर ब्रेकआउट करने पर ही मार्केट में फर्दर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो नो ट्रेड जोन में करंटली मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, ग्लोबल मार्केट्स की बेसिकली, तो ग्लोबल मार्केट में देखें तो जो खास तौर पे एशियन मार्केट्स हैं उनमें टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं जो जापान का निकेई है, यहाँ पे आपको करीब करीब 2.77% के आसपास गिरावट देखने को मिली। हैंगसेंग यहाँ पे 1.52%, डैक्स यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं -1.48% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो ऑल इन ऑल जो हमारे एशियन मार्केट्स है उनमें हमें प्रेशर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। और यहाँ पे साथ ही साथ देखें तो आप देख सकते हैं कि जो यूएस मार्केट है, डॉ फ्यूचर्स हो गया, डॉ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया,
यहाँ पे आप देखें तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब ये सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिला है उसके डिटेल में हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे यूएस मार्केट का विश्लेषण नहीं करने बैठे हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो हमें एक हिंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स का कहीं ना कहीं से यूएस मार्केट ने वेलकम नहीं किया है। तो हो सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इम्पैक्ट उल्टा पड़ जाए आने वाले कुछ दिनों में यूएस के ऊपर, तो इस पर भी हमें नजर बना के रखनी है। ठीक है, जहां तक ओवरऑल हमारे इंडियन इंडाइसिस की बात है तो निफ्टी 50 में करीब 0.29% के आसपास गिरावट है। हालांकि निफ्टी 50 में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, तो बेसिकली वोलेटाइल बहुत ज्यादा है हमारा निफ्टी 50, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। साथ ही साथ यहाँ पे बीएसई वगैरह में भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, मिड कैप में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इंडिया विक्स में देखें तो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो 0.11% के आसपास उसमें अपवर्ड मूवमेंट है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर देखने को मिला है। साथ ही साथ निफ्टी ऑटो में आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो में आप देखिए आपको प्रेशर देखने को मिला। अब ये क्यों देखने को मिला आप आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय द यूएस। ठीक है, सो जहां तक सेक्टर्स की बात है तो देखिए ऑटो सेक्टर में ऑटो पार्ट्स में खासतौर पे टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स के साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भी इम्पोज किया गया है यूएस के द्वारा। तो ऐसे में जो जैगुआर लैंड रोवर का एक्सपोर्ट्स है वो इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस पर हमें नज़र बना के रखनी है अगले कुछ दिनों में। साथ ही साथ यहाँ पे सोना कॉमस्टार देखें तो उसमें भी आपको एक प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पे हम प्राइसेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं एज पर सेबी रूल्स, तो सेबी रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत ट्रांसपेरेंट रूल्स नहीं है बट फिर भी हम जो भी हमसे बन सकता है हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। खासतौर पे आईटी सेक्टर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि टीसीएस या इन्फोसिस विप्रो जैसी कंपनियां, इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ जेम्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज में भी हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ इन सभी सेक्टर्स में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहीं पे देखें तो फार्मा सेक्टर में किसी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं किया गया या टैरिफ इम्पोज नहीं किया गया टू बी प्रिसाइज। तो ऐसे में फार्मा सेक्टर पे हम नज़र बना के चल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि चाइना जो है 34% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ इस पे लगाया गया है, चाइना ने अर्ज किया है यूएस से कि भाई इस पे दो है थोड़ा सा गौर किया जाए। देखिए 26% इंडिया पे है रेसिप्रोकल टैरिफ और 34% यहाँ पे चाइना पे है। तो चाइना और इंडिया में कंपेयर करें तो इंडिया में अभी भी रिलीफ पॉइंट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ 34% जो कि हम चाइना पे देख रहे हैं। इस तरह के और भी कंट्रीज हैं जिनको अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इंडिया पे बहुत कम टैरिफ इम्पोज हुआ है जो भी इंडिया के काउंटर पार्ट्स हैं जैसे कि चाइना। ठीक है, चलिए अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी कि परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स पे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी 50 के ऊपर है, वेल अबव 50 है, 58 के आसपास है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी भी इंडिया में प्रोडक्ट्स की डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरऑल एक्सपैंड कर रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ओवरऑल 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के चार्ट पर, तो बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो जब जब मार्केट में रिसेशंस हुए हैं या मार्केट में क्रैशेस आए हैं या छोटी करेक्शंस भी आई हैं, तब तब यहाँ पे एक तरह से बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे 2022 के बाद से देखें तो एक तरह से इन्वर्जन चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जब जब इन्वर्जन होते हैं बॉन्ड यील्ड में तब तब इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन के फेजेज चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो हमारी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के 4 फेजेज होते हैं। बेसिकली यहाँ से मान लीजिए कि इकोनॉमी चल रही है, एक्सपेंशन फेज में चल रही है। एक्सपेंशन फेज होने के साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पीक क्रिएट होगा और पीक क्रिएट होने के साथ ही साथ फिर से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन फेज शुरू हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन फेज बेसिकली वो फेज होता है जहाँ पे रिसेशन का फेज होता है, प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्री कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में सेल्स कम हो जाती है, डिमांड क्योंकि कम हो जाती है ऑल इन ऑल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा होता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज के साथ एक समय पे ऐसा आता है जहाँ पे बॉटम क्रिएट होता है, यानी कि
यहाँ पे इसको ट्रॉफ बोला जाता है। तो बेसिकली ट्रॉफ, कॉन्ट्रैक्शन, पीक और एक्सपेंशन, ये 4 इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट फेजेज होते हैं इकोनॉमिक साइकिल के बेसिकली। और करंटली अगर हम बॉन्ड यील्ड पे ध्यान दें तो 6.5 के आसपास बॉन्ड यील्ड है, जो कि खराब हालत में नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम मार्केट का फंडामेंटल्स देखें, यानी कि निफ्टी 50 का पी हिस्ट्री देखें, तो 2 अप्रैल 2025 को 21 के आसपास पी चल रहा है। एक समय ऐसा था, आई थिंक 10 मार्च के आसपास अगर आप देखेंगे तो 10 मार्च के आसपास यहाँ पे 20 से कम पी हो चुका था, 19 के आसपास का पी था, 19 पॉइंट समथिंग था टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि उसके बाद 10 मार्च के बाद मार्केट में रिवर्जन हुआ, थोड़ी सी गिरावट भी हुई, लेकिन ऑल इन ऑल देखें तो यहाँ पे करंटली 21 के ऊपर पी चल रहा है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो मार्केट अंडर वैल्यूड तब होता है जब 20 से कम का पी रहता है, और ख़ास तौर पे 15 से कम पी जब हो जाता है तब एक रिसेशन की सिचुएशन रहती है। यहाँ पे अगर 25, 30, 35 के ऊपर पी चला जाता है तो ही मार्केट में एक बड़े गिरावट की हम उम्मीद कर सकते हैं। करंटली देखें तो जैसा कि हमने टेक्निकल्स में देखा था, मार्केट नो ट्रेड जोन में चल रहा है, यानी कि नो बाइंग नो सेलिंग। वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे देखें तो करंटली 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि 2022 में 9.77% के आसपास था। तो बेसिकली यहाँ पे 2022 से पिछले 3 सालों में हमें ओवरऑल जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं होता है। हालांकि अभी भी 6.5% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ख़राब नहीं है। ठीक है, तो इन सभी बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, मार्केट किसी भी साइकिल में हो, चाहे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे उसमें पीक क्रिएट हो रहा हो, चाहे ट्रॉफ क्रिएट हो रहा हो, मार्केट में हमें लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के तहत बने रहना चाहिए। अब लंबे समय का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपको ये जो पर्टिकुलर चार्ट है क्लियरली आपको दर्शा देगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट कभी करो, इन्वेस्टमेंट चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे इवन पीक पे ही करो, एटलीस्ट 5 साल का तो वेट करो। 5 साल का वेट नहीं कर पाते तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आपके लिए जगह नहीं है। तो ये सब बातें सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम आपको सिखा रहे हैं अपने लर्निंग कम्युनिटी पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस सिचुएशन में है। जहां तक रही बात टैरिफ्स की, तो जितना इम्पैक्ट होना था अगले 1-2 दिन में या आज ही के आज, क्योंकि मार्केट की करंट स्थिति के हिसाब से यहाँ पे टैरिफ्स का इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मार्केट के बारे में सीखते रहिए और मार्केट से दोस्ती बनाकर रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।